हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट पीएचडी एडमिशन के हवाले से है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए एडमिशन फॉर्म्स रिलीज़ किए हैं। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में आपको मैं हर एक जानकारी दे दूंगा इस एग्जामिनेशन के बारे में कि कब से आप फार्मर्स भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए रहेगी, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्मर्स कब से रिलीज़ हो गए हैं और कब तक ये रहेंगे। 31 अक्टूबर से फार्मर्स रिलीज़ हो गए हैं। 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ ए फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी फ़ीस का जो लास्ट डेट है वो भी 20 अक्टूबर है। यानी फार्म का भी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, लेकिन वो 5 बजे तक है, और फीस आप 20 नवंबर रात के 12 बजे तक पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ये पीएचडी फार्मर्स हैं, आप यहाँ पर एक ही फार्म भर सकते हैं अगर आप 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई कैंडिडेट ऐसा भी होता है जो 2 में अप्लाई करता है या 3 में अप्लाई करता है, इसलिए ताकि जिसमें सिलेक्शन हो जाए फिर उसी में वो पीएचडी करेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग फार्म नहीं भरने हैं। ये जेएनयू ने क्लियर कर दिया है कि जो कैंडिडेट 2 या 2 से ज़्यादा फार्म फिलअप करेगा तो उसका वो एप्लीकेशन फार्म कैंसिल हो जाएगा। आपको एक ही फार्म भर देना है। वहाँ पर आपको चॉइस देना है कि आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 2 के लिए या 3 के लिए। जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हैं आपको वो मेंशन करना होगा, और इसलिए यहाँ पर फीस भी अलग अलग रहेगा, फार्म एक ही रहेगा। तो जो फीस आपको पे करना है इस एप्लीकेशन के लिए वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस इनका एक ही फीस रहेगा, और जो एसटी या एससी या पीडब्ल्यूडी या ओबीसी है उनका यहाँ पर अलग फीस रहेगा। और उसके अलावा अलग कैटेगरी है बीपीएल, उनका अलग फीस रहेगा, और फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग फीस रहेगा। ये यहाँ पर फीस के लिए उन्होंने कैटेगरी बना दी है। तो जो कैंडिडेट एक ही चॉइस रखता है, एक ही सर्विस के लिए अप्लाई करता है और जनरल से बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए 600 फीस पे करना होगा। अगर वो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको 350 पे करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आप फीस इसका देख सकते हैं। जो 2 चॉइस रखता है फॉर 2 चॉइसेस उसको 900 देना होगा अगर वो जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है। कैटेगरी के लिए बाकी जो हैं 450 होगा, बीपीएल के लिए 300 होगा। इस तरह से जो 3 चॉइसेस यहाँ पे रखता है उसको 1100 देना होगा अगर वो जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, और बाकी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद अगर किसी को फार्म में कोई मिसप्रिंट हो जाता है, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस टाइम वो उसको ठीक नहीं कर सकता है। उसके लिए जेएनयू या एनटीए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा जब आप उस फार्म में पर्टिकुलर्स करेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो डेट है 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के दरमियान आप वो पर्टिकुलर्स ठीक कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कब आप कर सकते हैं उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगी, एनटीए की वेबसाइट पर भी आएगी, और जो जेएनयू की अपनी वेबसाइट है वहाँ पर भी आएगा। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं वो यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, आप इसका नोट कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब 7 दिसंबर को किन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा या 8 दिसंबर को किन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा, ये भी यहाँ पर डिटेल्ड दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स का रहेगा, 180 मिनट्स। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा हर दिन। पहला शिफ्ट जो होगा 9:30 से लेकर 12:30 तक, और जो दूसरा
शिफ्ट होगा। सेकंड शिफ्ट वो 2:30 से लेकर 5:30 तक रहेगा। तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 ऑनलाइन ओनली। पहले ही मैंने आपको कहा, उसके लिए जो लिंक है वो यहाँ पर दी गई है। दोस्तों इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके फार्मस भर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेंट्स कैन ऑप्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 फील्ड्स, यानी मैक्सिमम जो आपकी चॉइस है, आप कितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको, या 3 फील्ड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 से अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि वाइल सिलेक्टिंग द फील्ड ऑफ स्टडी कैंडिडेट्स शुड कंसल्ट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फील्ड चूज़ करेंगे, आपको पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखना होगा, जो कि पहले ही मैंने कहा कि 7, 8, 9 और 10 दिसंबर एग्जामिनेशन होगा। अब 7 दिसंबर को जिसका एग्जामिनेशन होगा या 10 को जिसका एग्जामिनेशन होगा, आपको पहले देखना है कि जो 3 चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो, जो 3 फील्ड आप चूज़ कर रहे हो, उन 3 का एग्जामिनेशन एक ही दिन में नहीं होना चाहिए। जब आप पहले डेट्स देखेंगे और उसके बाद आप उसी डेट के हिसाब से फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा कि आपने वो 2 सब्जेक्ट्स या वो 3 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए जिनका एग्ज़ाम एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस डेट पर कौन से शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि पहले ही मैंने आपसे कहा, फॉर अप्लाइंग टू द PhD प्रोग्राम ऑफर्ड टू द यूनिवर्सिटी, हिज एप्लीकेशन फॉर्म शैल समरली बी रिजेक्टेड। पहले मैंने कहा कि अगर किसी ने 2 फार्मस फिलअप किए तो उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, तो ये भी हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि मैंने पहले ही आपको लिंक दी है या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दी है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपको पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यूनिक ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा और वहाँ पे आपको सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और वो आपको नोट डाउन कर देना, क्योंकि आपको आगे फिर वही यूज़ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना होगा, जिसका साइज़ यहाँ पर दिया गया है कि 10 KB से लेकर 200 KB तक, और आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा, तो फोर्थ स्टेप में आपको फीस पे करना होगा अपने डेबिट कार्ड या अपने क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अबाउट JNUEE, यानी जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022, इसके बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि सिलेक्शन आपके किस तरह से होगी, यानी कितने मार्क्स का यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा। तो जो पहला आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें आपको 70% वेटेज दिया जाएगा, जो कि CBT एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जिसकी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी यानी शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, उसको फिर वाइवा भी देना होगा, जो कि 30% का रहेगा। तो दोनों मिलाकर यानी 70% जो एग्जामिनेशन में होगा और 30% जो वाइवा में रहेगा, टोटल मिलाकर लास्ट में फाइनल लिस्ट बन जाएगा, जो कि PhD के एडमिशन के लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये दिया गया है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, और उसके बाद यहाँ पर फिर से ये दिया गया है कि 3 आवर्स का ये रहेगा एग्ज़ाम टाइम। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि एक तो ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ये आपको पता है। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पेपर रहेगा आपका एंट्रेंस पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर है वो अपनी लैंग्वेज में रहेगा। यानी अगर किसी ने पर्सन में
अप्लाई किया है तो उसका पोर्शन ही रहेगा। अगर किसी ने हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो उसका पेपर हिंदी में ही रहेगा। इतना तो आप जानते ही हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर सिलेबस की बात की गई है कि जो भी सिलेबस इस एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप सिलेबस भी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से कि आपको किस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी कौन कौन सी सिटीज़ हैं या कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके रहेंगे। स्टेट वाइज सिटीज़, जो स्टेट वाइज सिटीज़ है वो आपको एनेक्जर फर्स्ट में मिलेगा। आगे हम वो भी देखेंगे कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से सेंटर्स रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाइल अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट 4 एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 4 सिटीज़ के लिए प्रेफरेंसेस देने हैं, उन्हीं 4 में से आपको कोई सेंटर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात थी। दोस्तों अब हम आ गए हैं एनेक्जर फर्स्ट में, यानी जहाँ पर सिटी ऑफ सेंटर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करूँगा, ये 2-3 पेज पर दिए गए हैं। पहले जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें ये वाले सेंटर्स रहेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये वाले सेंटर्स, फिर आसाम जो है वहाँ पर ये सेंटर्स रहेंगे। बिहार में ये वाले सेंटर्स, चंडीगढ़ में भी सेंटर रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा ये वाले सेंटर्स यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और रहेगा और श्रीनगर भी रहेगा। उसके बाद झारखंड में रहेगा, कर्नाटका भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये सेंटर सारे रहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम पेज को ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हैं कुछ सेंटर्स, हर एक स्टेट में सेंटर रहेगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर एनेक्जर सेकंड में दिया गया है कि मेजर सब्जेक्ट्स और सब सब्जेक्ट्स जिनमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं या कौन कौन से स्कूल्स हैं जहां पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो आगे भी हम देखेंगे। ये सारे यहाँ पर स्कूल्स आते हैं और आगे भी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, वो हम आगे डिटेल्ड देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ पर दिया गया है। जो पहले ही मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको यही देखना है, यानी फॉर्म के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यही देखना है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई 2 के लिए अप्लाई करना चाहता है या 3 कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर टाइम के हिसाब से वो देख लेगा और उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि JNU की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि पहले उन्होंने कहा कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 7, 8, 9, 10 दिसंबर रहेगा और यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहला जो पेपर है 21 नवंबर रहेगा। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। आई थिंक वो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल लेंगे। आई थिंक यहाँ पर ये 21 नवंबर नहीं रहेगा, ये 7 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है एग्जामिनेशन। तो डेट को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, आप सेशन की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले दिन का पेपर पहली सेशन में या पहली मीटिंग में जो रहेगा 9:30 से 12:30 बजे तक, वो किन फील्ड्स का रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेस्ट एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स रहेगा, विजुअल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पर आप ये जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं इनका पहले दिन और पहली मीटिंग में रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो सेशन सेकंड है इनका भी 21 नवंबर यानी कि पहले ही दिन इनका एग्जामिनेशन रहेगा, लेकिन ये दूसरी मीटिंग में यानी 2:30 से लेकर 5:30 तक। तो पहले दिन दूसरी मीटिंग में जिनका पेपर रहेगा वो ये वाले सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। उसके बाद सेशन थर्ड यानी दूसरे दिन पहली मीटिंग जो होगी उस टाइम पर ये वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे, एग्जामिनेशन रहने वाला है। और उसके बाद सेशन 4 यानी दूसरा दिन रहेगा और शिफ्ट भी दूसरा होगा, वही 4th सेशन बनेगा। तो उस टाइम इन वाले सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन रहने वाला है। उसके बाद सेशन 5 जो रहेगा यानी तीसरे दिन पहली मीटिंग में इन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन रहने वाला है। और सेशन 6 यानी तीसरा दिन ही होगा
और सेकंड शिफ्ट होगा और उस टाइम पर इन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन रहने वाला है। उसके बाद 7th सेशन यानी 4th दिन का जो एग्जामिनेशन होगा पहली मीटिंग में, उस टाइम पर ये वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। और उसके बाद जो 8th सेशन होगा यानी 4th दिन होगा और दूसरी मीटिंग होगी, उस टाइम पर इन वाले सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन रहेगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी गई है, आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और वहाँ से इस फाइल को वो डाउनलोड कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्रामर्स, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हो, यानी जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हो इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट, या इसके अलावा अगर किसी ने बीई किया है या बीटेक किया है विद 55% मार्क्स, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा अगर किसी ने एमफिल किया है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़, इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इनमें से किसी भी एक में अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एमफिल है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़, इसके लिए कौन से एलिजिबल होंगे मास्टर्स डिग्री, यानी इतना मैं आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट यहाँ पर बहुत सारे ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये पता है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा वेरी करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर 55% आपको होना चाहिए और 50% अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एमफिल है किसी के पास तो वो भी अप्लाई कर सकता है, इतना आप जानते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं कि वहाँ पर बीई और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। आप यहाँ पर देखिए, मैं हर एक यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर इसको देख सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए इसकी। उसके बाद सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज़, इंडो पैसिफिक स्टडीज़ जो है उसके लिए यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। उसके बाद सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज़, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। उसके बाद सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटीज़ की देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर स्कूल है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, तो इसके लिए कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे, सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, यहाँ पर आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर फॉर अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी इसकी देख सकते हैं। फिर इसी लैंग्वेजेस में सेंटर फॉर जापानीज़, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। सेंटर फॉर कोरियन, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। सेंटर फॉर चाइनीज़ और यहाँ से एलिजिबिलिटी दी गई है। सेंटर फॉर फ्रेंच और यहाँ से एलिजिबिलिटी दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज़, यहाँ से एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस CIL, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। सेंटर फॉर रशियन स्टडीज़, यहाँ से एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। सेंटर फॉर स्पेनिश, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी दी गई है। सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी। उसके बाद जो थर्ड स्कूल है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, तो यहाँ पर भी अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं। पहला जो है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, तो यहाँ पर उसके अलग अलग साइंसेज ग्रुप फर्स्ट, लाइफ साइंसेज ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, तो इन सारे के लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे,
पहला जो रहेगा सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा रहेगा इसका ब्रांच सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग, तो उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी दी गई है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए जोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स ब्रांच भी है। उसके बाद रहेगा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सेंटर फॉर फिलासफी, तो यहाँ से एलिजिबिलिटी। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर रहेगा सेंटर फॉर सोशल स्टडी एंड एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, तो यहाँ से आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद रहेगा फिफ्थ स्कूल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, तो इस पर कौन कौन से सेंटर्स बनेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। फिर रहेगा आपका स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, तो इसमें एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से को देख सकते हैं। उसके बाद रहेगा यहाँ पर स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है पूरा डिटेल। उसके बाद रहेगा यहाँ पर स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, तो इसके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। रहेगा आपका स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, तो उसमें कौन कौन से सेंटर्स आते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, तो यहाँ पर वो सारे एलिजिबिलिटी दी गई है। उसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कौन कौन से सेंटर्स और एलिजिबिलिटी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर रहेगा आपका स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, तो उसमें भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। उसके बाद रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें ये वाली कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। उसके बाद रहेगा आपका स्पेशल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो उसमें ये वाले सेंटर्स और ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो उसमें यहाँ पर ये वाले सेंटर्स और ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। उसके बाद स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेज, उसमें ये वाले सेंटर और ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, तो वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट PhD एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से JNU 2022। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।